गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान एक और एपिसोड लेके आया हूँ। हमारी जो बैटल हुई थी 1947 में, पाकिस्तानी रेडर्स ने श्रीनगर को कैप्चर करने की कोशिश की थी। तो पिछले भाग में हमने आपको बताई कि मुजफ्फराबाद में क्या हुआ, और जब वहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया तो 22 अक्टूबर को जब ये खबर श्रीनगर में पहुँचती है तो उसके बाद क्या एक्शन होती है और कैसे कैसे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह अपनी 100 जवानों की टुकड़ी लेकर के 2-3 ऑफिसर्स के साथ जाके रोड ब्लॉक्स करते हैं और 6000 लश्कर के कबालियों को रोके रखते हैं जब तक कि हिंदुस्तानी सेना कश्मीर में लैंड नहीं कर जाती। तो ये सब बताने के लिए हमारे साथ आज मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जवाल हैं, AVSM रिटायर्ड हैं, जो उस वक्त फौज के यंग लेफ्टिनेंट थे और वो श्रीनगर थे और वो आई विटनेस इन सारे इंसिडेंट्स का। उन्होंने ये सारी इंसिडेंट्स को खुद देखा है। तो आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जवाल हमारे बीच में उपस्थित हैं और ये आज हमें आंखों देखा हाल बताएंगे कि 22 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे डोगरा वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके कश्मीर को बचाया। कश्मीर जो एक भारत का मुकुट कहा जाता है, यदि वो उस दिन कश्मीर को नहीं बचाते, एयरफील्ड कैप्चर हो जाती, मराठा कैप्चर हो जाते, तो शायद वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन करा लेते, या एटलीस्ट इंडियन आर्मी पीर पंजाल को क्रॉस नहीं कर पाती। तो आज हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल का नक्शा कुछ और होता और हमारी जम्मू कश्मीर का नक्शा कुछ और होता, और शायद आज हम पाकिस्तान में भी हो सकते थे। तो उन सब घटनाओं के का क्रम बताने के लिए आई विटनेस अकाउंट जनरल गोवर्धन सिंह जवाल हमारे बीच में है। सर, वेलकम टू द चैनल सर। और अभी आप हमें बताइए कि 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक क्या क्या घटनाएं हुई और कैसे डोगरा वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस स्टेट को बचाया पाकिस्तान जाने से। बहुत अच्छा आपने सोचा कि पुरानी कहानी असली तरीके से, जो कि लोगों को पूरा पता नहीं है, किताबों में भी बहुत गलत लिखा गया है। आज असली जो कहानी मैं आपको बहुत सुनाऊंगा, क्योंकि मैं श्रीनगर में था और जो कुछ श्रीनगर हो रहा था कुछ दिनों से, वो हमें पता वहाँ लगता रहता था कि क्या हो रहा है। जब 22 तारीख को पाकिस्तान ने हमला किया और मुजफ्फराबाद पर तकरीबन कब्जा हो गया, तो 22 तारीख सुबह कर्नल नारायण सिंह जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने बताया कि सब खत्म। उसकी डिटेल नहीं दे पाए कि क्या हुआ, किसने ख़त्म किया, उसकी कुछ पता नहीं लगा। और वो जब महाराजा हरि सिंह जी को बताया तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, कुछ पता नहीं क्या हुआ। तो उनको थोड़ा गुस्सा भी आया कि पता ही नहीं है क्या हुआ। तो उन्होंने कहा मैं खुद जाता हूँ। तो वर्दी डाली, तैयार हो करके आगे, और ब्रिगेडियर चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ उनको बुलाया कि कुछ और पता लगा और कुछ पता नहीं लगा, तो आप तैयार हो जाओ, मैं चला। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आगे का मामला है, अभी बड़ा हो सकता है, आपको तो पीछे रहना है, आपने बात करनी है, फौज को बुलाना पड़ेगा, मैं जाता हूँ, ये मेरा काम। इंडिया के साथ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया अभी तक तो नहीं माना था। उन्होंने तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नहीं किया था। पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करके सारे रास्ते बंद कर दिए, पेट्रोल सब कुछ, राशन ने, बस से कोई नहीं। पाकिस्तान से 12 अक्टूबर के बाद कुछ नहीं आया था, बल्कि झंडे चढ़ाने शुरू कर दिए थे पाकिस्तान। जैसे जम्मू में पोस्ट ऑफिस में कहते हैं झंडा लगा था। इस बात से सिचुएशन बड़ी सीरियस थी। लेकिन जो स्कॉट बता गया था महाराजा हरि सिंह जी को कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो अटैक कर पाएगा, क्योंकि कुछ फौजें तो भी बंगाल में थी, कुछ मद्रास में थी, पाकिस्तानी मुस्लिम वो जाना था, कुछ हमारी फौजें बहुत सी अभी फ्रंटियर की तरफ थी, उन्होंने इंडिया में आना था। तो वो सोच नहीं कोई सकता था कि आज़ादी के इतनी जल्दी पाकिस्तान हम पर हमला कर देगा। तो महाराजा हरि सिंह और हमारी फौजों को भी कन्विंस कर लिया था उसने, जनरल स्कॉट ने, और अपने अफसरों को भी। एक्टिव एक्सरसाइजेस तो बहुत कुछ होता है इन हालात में, आपको आर्मी को बताइए।
तो उनके मुताबिक ये था। इसी के लिए स्कॉट ने ये भी कन्विंस कर लिया था कि हमें प्लाटून में भी डिप्लॉय करेंगे तो बॉर्डर बच जाएगा, हमला नहीं होगा। ये ट्रांस बॉर्डर रेड्स हो सकती हैं, औरतें उठा के ले जाएंगी, तो उसके लिए हमारी फौज काफ़ी है। और ये प्लाटून्स वगैरह में भी कंपनी में रहे। तो ऐसी ही डिप्लॉयमेंट हुई थी। लाहौर से लेकर लद्दाख तक 700-800 किलोमीटर 8 पलटन है, 100 किलोमीटर में एक पलटन। तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड थी, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड। वो इसीलिए कि कोई क्रॉस बॉर्डर रेड्स हो सकती है। रेड्स के लिए उन्होंने कहा बहुत वेल ट्रेन है, काफ़ी है। लेकिन ये जो कुछ हुआ अभी तक पता नहीं लग रहा कि हुआ क्या। तो महाराज बादशाह तैयार हो गए, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। वीर साहब ने कहा नहीं आप ये करें, हम जाके पता करते हैं। वहाँ ट्रुप्स तो थे नहीं। वो स्कॉट ने ऐसा बंदोबस्त किया था कि कोई रिजर्व बटालियन ही नहीं रखी थी वहाँ। 9 जम्मू एंड कश्मीर इन्फेंट्री मेरी पलटन वो रिजर्व थी। और वो चालाकी से अगस्त के 15 के बाद पुंछ पर पहले रेड्स करवा के और उनको धमका के किनको कश्मीर ये सिख को खास तौर पर हिंदुओं को कि आप जल्दी पुंछ छोड़ के चले जाओ वरना मारे जाओगे। इसलिए कि वो पलटन श्रीनगर से पुंछ आ जाए। और वही हुआ। तो क्योंकि वहाँ वो था स्कॉट था, स्कॉट ने पलटन 24-25 अगस्त को भेज दी। अंदाज़ा लगाओ कश्मीर ब्रिगेड में एक पलटन रही मुजफ्फराबाद में, वो भी फैली हुई कंपनी कहीं कोहला में 100 किलोमीटर, दूसरी कंपनी टीडवाल में और 2 कंपनी वहाँ, वो भी एक बॉर्डर के ऊपर जैसा मैंने पहले बताया। और एक पलटन नई रेज 6 JNK आधे सिख से यंग रिक्रूट्स पैरवी नहीं किया था, वो गिलगित चली गई थी। तो इस ब्रिगेड कश्मीर ब्रिगेड की 2 ही पलटनें थी, एक मुजफ्फराबाद में दूसरी गिलगित में, बल्तिस्तान में बल्तिस्तान। तो जब ये वीर राजेंद्र सिंह जी को पता लगा क्योंकि वो तो 24 सितंबर का चला गया था, पूरा 1 महीना पहले फिक्स करके 21 को अटैक करवाया, तब तक वो स्कॉटलैंड पहुंच गया होगा स्कॉट। ब्रिटिश साहब ने हुक्म दिया जितने भी अवेलेबल ट्रूप्स हैं, तो थे नहीं ट्रूप्स तो कोई था ही नहीं, सब चले गए हुए थे। तो महाराज हरि सिंह जी ने कहा मेरी पैलेस कंपनी आप ले जाओ, अपना प्रिसीशन पैलेस गार्ड पैलेस गार्ड। और वो भी फर्स्ट JNK की थी, और वो फर्स्ट JNK उस वक्त पुंछ में थी, लड़ रही थी, उसकी एक कंपनी थी। तो उन्होंने कंपनी को 1 प्लाटून के करीब छोड़ दी होगी और 2 प्लाटून कमज़ोर 50-60 बच्चे लेके पृथ्वी सिंह वो और सब मिला के 100 कुछ इतने वो लेके चल पड़े ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। और शाम को वो पहुंचे हैं लेट रात को उड़ी में, बारामूला पाँव के तो खाना खाया रात का सूरज गुरु होने के बाद ही, और रात को उड़ी पहुंचे। वहाँ डिफेंस ऑर्गेनाइज किया रात को और कुछ फोर्सेस रखे फर्म बेस बना के। तो वहाँ से वो 60 के करीब वो कंपनी प्रिसीसिंग की और उनके साथ एक और अफसर थे, वो लेके ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह सुबह निकले। जब वो हटिया पहुंचे तब तक कुछ पता नहीं था, तो कुछ टांगे उनको मुजफ्फराबाद से आते हुए मिले, उनमें रेफ्यूजी से सिख से खास तौर पर उन्होंने सारी बात पहली बार तब पता लगा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा मुजफ्फराबाद ख़त्म है, बेशुमार गाड़ियाँ आ रही हैं और रेप बच्चे मार दिए हैं, सारी हालत बताई जो मुजफ्फराबाद में हुआ था। उन्होंने देखा था, रात को निकले वो, तो वो तब तक 10-11 बज गए थे। वो टेक्टिकल हो गए, काशिश हो गए। पहले तो
सड़क पर ऐसे मार्च कर रहे थे, गाड़ियों में चल रहे थे। और थोड़ी देर गए गड़ी के पास, थोड़ा शॉर्ट ऑफ गड़ी, तो उन्होंने सामने दूर सड़क पर बहुत लंबी कतार गाड़ियों की देखी। बाद में पता लगा वो 300 गाड़ी थी और 6000 फौज थी उसमें। जो मैंने पहले बताया कि वो 10,000 का अटैक था, 6,000 श्रीनगर पर था, 2,000 पेंटिंग पे भी वही गाड़ियों की लाइन नजर आ रही है। हाँ, यही है 2000। ये मैं बता रहा था कि इस तरफ है श्रीनगर, इस तरफ ये सीज फायर, जो अपनी सीज फायर लाइन है, उस वक्त बॉर्डर मुजफ्फराबाद के बाद इधर पाकिस्तान है, और ये मुजफ्फराबाद है ये पहाड़ी के पीछे। और ये मुजफ्फराबाद से ये सड़क आ रही है। जब उन्होंने यहाँ पहुँचे तो ये देखा इतनी लंबी गाड़ियाँ की लाइन आ रही थी, तो उन्हें यही हुक्म दे दिया, रुको, जमीन पकड़ो, पृथ्वी सिंह जमीन पकड़ो। जैसे ही दुश्मन की गाड़ियाँ सामने आती हैं तो इतना फायर करो कि गाड़ियाँ तबाह हो जाए जितनी हो सकती हैं सड़क के ऊपर, एक बड़ा सख्त अच्छा रोड ब्लॉक बन जाए। वही हमें टाइम देगा और ताकि हम बता सकें पीछे और हिंदुस्तान से मदद आ सके। जी, वो करके पृथ्वी सिंह को बोल दिया। कैप्टन पृथ्वी सिंह ने एक प्लेटून दुनीचंद की वो बाएं तरफ ये हाँ जी, ये लगा दी इस पहाड़ी पर, इस सड़क के ऊपर, कि जैसे ही वो इधर आएंगे तो फायर होगा। और दूसरी प्लेटून यहाँ लगा दी सड़क के ऊपर अपनी। 25 आदमी उनके पास थे, 25 उनके पास होंगे, 30 5-10 उन्होंने अपने हेडक्वार्टर में रखे होंगे। और इसकी राइट पर भी साथ दरिया झेलम चल रहा था, और वो स्टीप था, वहाँ कोई इतना खतरा नहीं था, थोड़ी सी पहाड़ी थी राइट को। तो जैसे ही ये दुश्मन इधर गाड़ी नजर आई, आगे बढ़े थोड़े, पृथ्वी सिंह ने और कमाल किया। नायक कृपाल सिंह की एक सेक्शन ली, आगे बढ़े और जाके, बल्कि जब तक पहुंचते हो तो उन्होंने इतना फायर भी आ रहा था, कुछ उनका नुकसान भी हो चुका था, पर उन्होंने वो लीडिंग गाड़ी छीन ली और ले आए। जब यहाँ पहुंची तो इस पेट्रोल को तो पता नहीं था, वो पाकिस्तान की मार्किंग थी। बिल्कुल। इन्होंने इतना फायर किया उस गाड़ी को, ख़त्म पे ये सब टायर वायर बस्ट हो गए, और पृथ्वी सिंह अंदर 4 आदमी अपने भी मारे गए, पृथ्वी सिंह जख्मी हो गए। पर पृथ्वी सिंह ने इतनी अच्छी सोच करी कि अपनी बनियान खोल के वो ऊपर बताई, राइफल के बैनट राइफल के ऊपर, तब जाके फायर बंद हुआ, उनको लाया। पर उन्होंने फिर बात दफ़ा गाड़ी ऐसी मारी पहाड़ के साथ कि वो रोड बिल्कुल। ये आई थिंक ये वर्ल्ड में एक आउटस्टैंडिंग ऐसा मैं हमें हिस्ट्री में तो कहीं नहीं कि 6,000 की फौज आ रही हो और 60 आदमी की फौज ने हमला करके उनकी लीडिंग गाड़ी छीन के ले आए, और उसी गाड़ी से रोड ब्लॉक बनाया। बिल्कुल। और उसी गाड़ी से 5 घंटे बचा लिए, क्योंकि पाकिस्तान की ये प्लान थी कि वो 10 बजे वहाँ से चले होंगे मुजफ्फराबाद से, और उन्हें 3-4 घंटे का, क्योंकि उनको पता था कि सड़क खाली है। फौज JNK के रोज उस पर राशन सप्लाई रोज आ रही थी, कई तो शायद फैमिलियाँ भी होंगी बदामबाग कंटोनमेंट में, तो वो तो पिछले कल भी आए होंगे। उन्होंने देखा था कोई फौज नहीं थी, तो अगर फौज नहीं है, सड़क बहुत अच्छी थी, तो 3-4 घंटे में 5 घंटे में पहुंचा। 3 बजे मारा, सीधे पैलेस में जाके पकड़ के एक्सेशन साइन करवाना था। मगर बीच में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह आ गई, और फिर कैप्टन पृथ्वी सिंह आ गए, और कैप्टन पृथ्वी सिंह ने और कमाल किया कि वो गाड़ी पकड़ी, रोड ब्लॉक बना दी,
और फिर दुनीचंद ने जो कमाल किया कि गाड़ी का भी सत्यानाश कर दिया और पहाड़ी पकड़ ली। वो जैसे ही गाड़ियों से उतरे उनकी बहुत कैजुअलिटी, कहते हैं 300 से कम नहीं मारे गए पाकिस्तान के। हमारे 20-25 जवानों ने 30 मारे, 300 से ज़्यादा। फिर पाकिस्तान ने नौकरी पीछे से भेजी, ये अटैक पीछे से आया इनके ऊपर। शाम तक ये भी सब खत्म हो गया, कोई पीछे नहीं गया। एक नरसिंह देव जो क्लार्क से वो कमीशन के लिए आए हुए थे, उधर कोई था नहीं श्रीनगर में, कई कहते हैं वहाँ बच गए कि जब जो कमीशन के लिए क्लार्क है उसको रेफर दे के यहाँ लड़ाई में बैठा हुआ है, तो कौन कह सकता है कि किसी ने कोई डेलिबरेटली जान के कोई आदमी पीछे छोड़े हो। बिल्कुल। तो नरसिंह देव ने ये पेंटिंग बनाई है, ये कहानी सारी सुनाई है। वो कुछ उन्होंने पीछे भेजा देखने को कोई पीछे से एमिनेशन आ रहा है। वो जब पीछे गए तो तब तक ये अटैक आ गया, वो वापस जाहिर भी नहीं कर सके। एक और उनके साथ हवलदार से वो दुश्मन ने, वो रात को कहीं छुपे रहे, कपड़े बदल दिए उन्होंने। हवलदार खजान सिंह फंस गए हैं, हवलदार खजान सिंह। हाँ, और सुबह तब तक ये जब उनका पूरी कामयाबी हो गई तो उनको पकड़ के प्रिजनर कर लिया और पाकिस्तान ले गए बाद में। और वो फिर ब्रिगेडियर घनसारा सिंह जब आए जैन 49 में वापस, तो उनके साथ ही आए। अब तो वो पद्मश्री हैं, किताबें 20-25 किताबें लिखी हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला उनको। हाँ, साहित्य अकादमी अवार्ड भी है, पद्मश्री है। ये उन्होंने सारी कहानियाँ हमें खुद सुनाई थी, किताब में भी लिखा है। तो उन्होंने ये बताया कि उसको उनको ही पता और हमें भी, इनसे कोई वापस नहीं आया, तब खत्म। और वहाँ से भी बहुत नुकसान हुआ, भाई 10-15 आदमी बचे होंगे, लेकिन इसका बहुत फ़ायदे हुए गढ़ी की लड़ाई के। नंबर 1, पाकिस्तान ने जो सोचा था कि शाम को श्रीनगर पहुँच जाएंगे, वो शाम तक उड़े भी नहीं पहुँच पाए, क्योंकि अब उनको ये खतरा हो गया कि अब इतना नुकसान हो गया हमारा पहले ही 200-300 के करीब, तो आने घबरा जाता है। अगला मोड़ में फिर उधर के सर्च करके, वो तो वो बाद में उन्होंने कहा है ग्रीस की वो उसकी बैटल्स ऑफ थर्मोपली, वो ये थर्मोपली यहाँ बनी ना, हर मोड़ के ऊपर दुश्मन। बिल्कुल। तो उससे यही 3 से 4 यहीं बच गए। हाँ, 6 बजे अंधेरा हो जाता, उड़ी भी नहीं पहुँच पाए। इस वक्त पूरे 1 दिन की डिले होगी ना। हैं जी, पूरे 1 दिन की डिले होगी। हाँ, ज़बरदस्त डिले हो गई। और सिर्फ 1 दिन की डिले नहीं, इसके हमें बहुत फ़ायदे मिले। जो हमसे धोखा हुआ था, भगवान ने हमसे भी धोखा पूरा कर लिया हमारा। और उन्होंने जाके बारामूला से 1 घंटा पीछे जाके टेलीफोन करके, मैंने हरी सिंह वहीं उनके साथ, उनके प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ महाजन भी थे, उनको ये सारी बात सुनाई फर्स्ट हैंड। नहीं तो ये मैसेज आ ही नहीं सकता था। बिल्कुल। क्या कमाल है। और जब उनको पता लगा तो उन्होंने कहा बिना इंडियन आर्मी की अब कोई और तरीका नहीं, कश्मीर में भी गांड। तो उन्होंने उसी वक्त शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सुबह बीपी बैनर आया। वो नहीं माने, वो जब गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन का इजाज़त उसने देनी। बिल्कुल। वो कहता है, कौन कहता है, क्योंकि उसको तो पता था, रात को मैसेज आता था, बात होती थी, अकल को पता था कि कहाँ पहुंची है पाकिस्तान आर्मी। वो मानने को तैयार नहीं था। वो नहीं मानने को तैयार। उसने कहा कौन कहता है कि पाकिस्तान वहाँ पहुंच रहा है और खतरा है। वो घबरा गए होंगे, तो आप पता करो। तो उन्होंने दूसरे दिन मैनेक शाह को जहाज पर बीपी बैनर को भेजा। उसने आके ये पता किया, तो उससे भी मच वर्स पोजीशन थी। तो उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने सिचुएशन संभल ली, क्योंकि इनको सिचुएशन तो इनको भी पता था, पर वो मानते नहीं थे। नेहरू, उसकी गवर्नमेंट इसलिए नहीं मानते थे कि उनके नीचे सीनियर ऑफिसर सारे अंग्रेज थे, और अंग्रेज तो करवा रहे थे। वो क्यों मानेंगे, वो कहेंगे कुछ नहीं है। वो उनका टारगेट था कि कश्मीर दे देनी है, और हो सका जम्मू भी दे देना है, पर कश्मीर प्रॉमिस था, वो जो फ्यूचर प्लान थी कश्मीर अंग्रेज़ों की। तो
उस वक़्त उन्होंने कहा कि आप जाके पता करो, और पीपी बैनर आ गया श्रीनगर। दूसरे दिन देखा ये हालत है, तो महाराज हरि सिंह को बोला कि आप यहाँ सेफ नहीं हो, आप जल्दी से शाम को रात को चले। बल्कि वो रात को उन्होंने भेज के नेक्स्ट डे सुबह निर्जल महाजन को लेकर के दिल्ली गए हैं वो। तो एक तो ये बड़ा फायदा हुआ कि महाराज हरि सिंह को पहुँचा दिया उन्होंने। दूसरा ये हुआ कि सिचुएशन का पता लग गया उनको। तीसरा ये हुआ कि अलर्ट का उन्होंने हुक्म दे दिया, आर्मी अलर्ट शर्ट रहे बेशक। तो यहाँ वापस आ गए वो, और जो शाम को टेलीफोन किया था कि हमारी फौज तो ख़त्म हो गई, कुछ और भेजो। तो नेक्स्ट डे कैप्टन ज्वाला सिंह के साथ कुछ जवान 10-20 और एक MMG और मार्टर भेजे, जो उड़ी की लड़ाई में और बाद में जो भी लड़ाई है वो महुरा और रामपुर में बहुत काम आई और बहुत नुकसान किया, जिसकी वजह से हम उड़ी के नेक्स्ट दिन उड़ी का पुल उड़ा दिया ब्रिटिश साहब ने। उससे एक दिन और बल्कि 2 दिन ट्रांसपोर्ट नहीं आ सकी, पर दूसरे ही दिन कुछ उन्होंने मैनेज करके इसके ऊपर महुरा के ऊपर 24 रात को 25 रात को हमला कर दिया। अच्छे से वो वापस नहीं हमला कामयाब, पर बाईपास होने लगे। तो वो पिछली नेक्स्ट पोजीशन 26 को सुबह बुनियार, मंदिर बुनियार और रामपुरा बहुत अच्छा पोजीशन दिया। पूरा दिन ऑर्गेनाइज, रात को ऑर्गेनाइज करके सुबह को तैयार हो गए। पूरा दिन 26 का लड़ाई होती रही। कहते हैं वहाँ कईयों ने बताया कि 1000 के करीब जख्मी मर गए उनके। तो उन्होंने सोचा हम ऐसे कामयाब नहीं हो सकते, हमें बाईपास करना पड़ेगा राइट लेफ्ट से, जिससे उन्होंने जाके पीछे एम्बुश रात को 7-8 बजे के बाद, थोड़े लेट हो गए, 12 बजे के 1 बजे के बाद निकले हैं। और 1-2 किलोमीटर के ऊपर बुनियार में एम्बुश लगी थी, उसमें वो बहुत नुकसान हो गया, गाड़ियों भी, और 1-2 गाड़ी फिर भी निकल गई थी कुछ आदमी, और गाड़ियों में लोग सब जख्मी हो गए थे, मर गए थे। फिर जख्मी तो असली फोर्स लड़ने के बाद नहीं रही। उसके बाद कुल मेरे ख्याल में 30-40 आदमी थे उस वक्त, 3-4-5-6 गाड़ियों में। तो वो निकले, ब्रिटिश साहब वही जख्मी हो गए, उनको गोली लगी। ड्राइवर को पहले, ड्राइवर की बजाय खुद गाड़ी चलाई, जीप और कोई गोली लगी, वो जीप नहीं चला सके, जीप भी खराब हो गई। फिर वो जो साथ थे दूसरी गाड़ी में उधर के बोला कि हम आपको उठा के ले चलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे हुक्म था महाराज का कि उड़ी मैं यू विल बी द लास्ट मैन, सो गिव मी पिस्टल, आई विल बी द लास्ट मैन। और आप जाके बारामूला के आगे वो जो फीचर है उसको पकड़े रखो, ताकि फौज, हिंदुस्तान के फौज आने तक शिकागो वैली में मत और एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचने देना है। तो उनको उसके बाद कोई पता नहीं क्या हुआ, वो उनकी लाश भी नहीं मिली थी। पर जो ये वापस गए तब तक ये हो चुका था कि ब्रिटिश साहब ने जो एक कंपनी टिटवाड़ में थी उसको हुक्म दिया था कि वो बारामूला के रास्ते में आके हमें जहाँ मिलती मिले। तो वो बारामूला पहुँच चुकी थी और बारामूला के पीछे पोजीशन ले लिया था उन्होंने, क्योंकि जब इनका तो सुबह 2 बजे ब्रिटिश साहब का मार्टरडम हो गया, ये ट्रुप्स गए तो उससे मिले। वहीं जो फॉल बैक हुआ वो सारे कैप्टन प्रभात सिंह की, इनके सब उनके साथ मिलकर उन्होंने पटन की जो सड़क थी बारामूला के साथ पीछे वहाँ पोजीशन ले ली। और उसके बाद जब इंडियन आर्मी लैंड हुई सुबह 8 बजे, इनके 2 बजे इनकी लास्ट देखा गया, इनको 6 घंटे में इंडियन आर्मी आ गई। और वो इंडियन आर्मी आई है जब, तो उनको भेजा कि बारामूला तकरीबन ख़त्म हो रहा है, उसके बाद वो श्रीनगर की तरफ, पटन की तरफ आएंगे। तो वो वहाँ आए, वो आए तो उन्होंने बड़ा हिम्मत की और रुके नहीं,
चले आए और उस प्रभात सिंह के कंपनी में आके मिल गए। उन्होंने कहा ये पोजीशन है, तो उन्होंने टेक ओवर कर दिया। फिर अब नेक्स्ट डे वो जब आगे गए थोड़े तो निकल रहे थे, तो उनको भी वो भी शहीद हो गए, महावीर चक्र मिला उनको भी। तो ये इस तरह से बारामूला के पास ही JNK स्टेट फोर्सेस जो थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के साथ, वो काफ़ी शहीद हो गए। पर ये कंपनी रोकी थी, वहाँ सड़क रोकी हुई थी। एक अभी वो दूसरी कहानी है, वो कोहाला में ब्रिज से उन्होंने इसको दूसरे दिन विद्ड्रॉ किया है। 15,000 रिफ्यूजी लेके लेफ्टिनेंट राम सिंह लेफ्टिनेंट लाभ सिंह लेके 4 दिन लड़ते रिफ्यूजियों के साथ, पता नहीं 25-30 हज़ार रिफ्यूजियों को लेके बाग पहुंचे। बिल्कुल। तो ये इस बटालियन फोर्स है, यानी कि एक बहुत बड़ी रियर गार्ड एक्शन थी, जो बहुत कमाल रियर विड्रॉल करते हुए भी इतने सारे रिफ्यूजियंस को सेव करते हुए आई है। कमाल है। विड्रॉल के टाइम वर्ल्ड में कभी ऐसा हुआ वर्ल्ड में किसी आर्मी ने सिविलियन को कभी हेल्प नहीं करी ड्यूरिंग विड्रॉल, बिकॉज वो एक्सपोज हो जाते हैं सिविलियन को। इन्होंने JNK स्टेट फोर्सेस सिर्फ यहाँ ने, ये तो बाग से कोटली की भी इसके साथ कहानी, मेरी बटन B कंपनी थी, वहाँ पर वो रुक गए थे। और हमारे जो कर्नल बलदेव सिंह पठानिया, वो 4 JNK कमांड की हुई थी कभी, और अब उस वक्त वो रेवेन्यू मिनिस्टर से, तो वो दौरे पर वहाँ गए हुए से पकड़े गए, वो कंपनी के साथ चले गए और कंपनी के साथ रहे, उनके ऊपर फायर भी होता रहा और जख्मी भी हो गए, वापस नहीं आए। और जब इंडियन आर्मी लैंड हुई, आए, बाकायदा कोटली को रिलीव किया, उसके साथ वो भी वापस आए जख्मी हालत में। तो ये स्टेट फोर्सेस किसी भी लेवल में स्टेट फोर्सेस कमाल किया। डोगरा वैलर आई वुड से, सारे डोगरे थे, मेजॉरिटी डोगरे थे, 100%। थोड़े से गुरखे भी थे, तो सामने मुस्लिम भी डोगरे थे। नहीं, और ये कभी ऐसा नहीं, कोई मजहब की बात नहीं थी, वो सारे अपने आप को डोगरा ही मानते थे, चाहे वो गोरखे थे या मुस्लिम थे। हाँ बिल्कुल। थोड़े बहुत छोड़ के जिन्होंने धोखा दिया 4 रैक को, उनको छोड़ करके जनरली सो लोग अपने आप को डोगरा ही मानते थे। फोर्सेस तो डोगरा फोर्सेस ही, हमें रेफरी ऐसे JNK डोगरा फोर्सेस ही होते थे। और इस तरीके से 27 सुबह तक इंडियन आर्मी लैंड हो गई, बारामूला हैंड ओवर हो गया। बारामूला के बाहर निकलते ही अभी लड़ाई, JNK स्टेट फोर्सेस 26 को एक्सेशन हो गया। भाई हमारे साहब ने 26 को जम्मू में साइन किए, PP मैनन दोबारा आए दिल्ली से दूसरे रोज प्लेन में, फिर दस्तखत करवा के ले गए। तो वो नहीं होता जब तक ये नहीं रोके रखा। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी अद्भुत कहानी भी है। और ये और सोचें आप, हिंदुस्तान पे आज़ाद होते ही लड़ाई शुरू हो गई। और मेरे पीछे याद आती है डोगरों की, आपने बात की तो 2000 साल पहले अलेक्जेंडर ने भी हमारी रियासत के पास ही पोरस से लड़ाई की थी। पोरस भी तो मीरपुर एरिया का था, डोगरा था। उसने अलेक्जेंडर को जख्मी करके ही भेजा था और वो मर गया। अलेक्जेंडर को शिकस्त देने वाला भी डोगरा पोरस था। और अब भी मगर हमें पढ़ाया जाता है कि अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया, परंतु अगर उसने हराया तो पोरस वहां से वापस क्यों गया? और वो उसके सेनापति सेल्यूकस थे, उन्होंने अपनी बेटी को चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शादी क्यों करी? ये तो हारा हुआ आदमी करता है, जीता हुआ तो नहीं करता ना ये सब। बल्कि इसका मतलब पोरस था, उसने सिकंदर को डिफीट किया और आगे बढ़ने से रोका। और बेसिकली वो डोगरा था और डोगरा प्रदेश को उसने सेव किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को सेव किया। उसके बाद मैं रशिया में गया था जी, तो ऐसी बातों में वो हमेशा हमें बताते हैं। तो मैंने सुना बाद में उनके डिफेंस मिनिस्टर ने हमारे शायद IMA में लेक्चर भी दिया कि अलेक्जेंडर यहाँ से जीत के नहीं गया, पोरस से हार के जख्मी हो के गया तो वापस गया, शायद इधर मर गया जब वो नज़दीक मर गया वो। तो इस वास्ते अभी हिस्ट्री देखें आप कि पहली लड़ाई
first war of India by the foreigner was by Alexander. Was stopped, beaten back by a Dogra force in this very area, and he belonged to this state. And now after independence, after 2000 years plus, फिर अंग्रेजों ने कबायली लेकर के पाकिस्तान आर्मी दोनों को बुला के 10,000 का हमला कश्मीर पर। ये फर्स्ट वार आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर महाराजा हरी सिंह, वो पोरस की बजाय हरी सिंह और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और डोगरे, बागियों से सीधे धोखा भी हुआ बिल्कुल, और मुजफ्फराबाद नुकसान भी हो गया, कश्मीर तो नहीं जाए। और ये सारी हिस्ट्री अंग्रेजों ने हमें सारी गलत पढ़ाई, जबकि ये जो पोरस अलेक्जेंडर की लड़ाई का जो उल्लेख है ये रशिया में मिलता है, उनके हिस्ट्री में सच बताया। बल्कि उसका मेरे ख्याल में रिसर्च भी हुई है, हम भी कर रहे हैं कि ये साबित करेंगे कि पोरस ने अलेक्जेंडर को तो इतना नुकसान पहुंचाया था कि वो उसकी फौज भी ब्यास के आगे नहीं चलने को तैयार ही नहीं थी, वापस चली गई। तो अभी मौका है, हमारी हिस्ट्री डोगरों की तो किताबों में कुछ भी नहीं है, 75 साल में तो कुछ लिखा नहीं गया है। अब ये 370 एब्रोगेशन हुई है, उम्मीद करते हैं कि ये हिस्ट्री जो मैंने आपको सुनाई है, ये शुक्र है कि ये हिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल बुक है, जम्मू एंड ऑपरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके अंदर ये सारा ब्यौरा 1987 की रिलीज किताब है, ये बड़ी है, उसमें ये सब लिखा हुआ है, लेकिन लोगों को नहीं बताया, आर्मी को भी पूरा पता नहीं। हमें हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई अब पता लगा। और अब समय आ गया है कि हम हिस्ट्री को क्लियर करें और उसके जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उनको बाहर लाएं और लोगों को पता चले। और ये किताब है ऑपरेशंस इन, ये किताब ऑपरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर 1947-48, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिश 1987। ये किताब ऐसे कहते हैं कि 1962-63 में बन गई थी, पर इसको बैन कर दिया था, पब्लिकेशन होने से रोका था। और इसमें ही वो ऑपरेशन गुलबर्ग की सारी बात लिखी हुई है। तो सारी जो असली बात है वो इसके अंदर जो आज जनरल साहब ने हमको बताई है वो इस किताब के अंदर पढ़ी जा सकती है। और इसमें एक और बात बताया, ये 379 पेज पर लिखा हुआ है कि इस लड़ाई में 14 महीने की लड़ाई में JNK स्टेट फोर्सेस के जो 6000 फौज लड़ रही थी, उसमें से 1990 इंक्लूडिंग 19 ऑफिसर्स शहीद हो गए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 379 आउट ऑफ 379 पेज में, हाँ जी, 6000 की फौज थी हमारी जी, 6000 में से, उसमें से 1990, और उस वक्त भारत की आबादी थी 40 लाख 40,000 इन 47, और JNK थी स्टेट फोर्सेस 6000। 40 लाख नहीं, आबादी थी 40 लाख, इंडियन आर्मी 40 लाख थी, इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ 40 लाख थी, जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस की 6000 थी, 4 लाख फौज थी इंडियन आर्मी उस वक्त 4 लाख, भारत की 4 लाख, और JNK स्टेट फोर्सेस 6000। 4 लाख में 1100 मरे जी, और हमारे 6000 में 2000 मरे, 33 2000 लोगों ने अपनी शहादत दी शहादत अपने देश को बचाने के लिए। और आज हम बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है, हर कोई पॉलिटिशियन भी बोलता है, रोज बोलता है। अब ये मुकुट बचाया किसने आपका? ये मुकुट ये डोगरों ने बचाया, डोगरा फोर्सेस ने बचाया, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने बचाया, और आपने उनको एक खाली महावीर चक्र देकर छोड़ दिया। उसके बाद उनका कोई नाम नहीं लेता है, जबकि उनको कम से कम परमवीर चक्र देना चाहिए था, जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया। वी आर वेरी प्राउड, मेजर सोमनाथ शर्मा दीवान रणजीत राय, वो इंडियन आर्मी के बड़े लड़ाके योद्धा है, मगर ये स्टेट फोर्सेस में भी ब्रिगेडियर राजेंद्र कम से कम परमवीर चक्र डिजर्व करते थे। और वो एक ऐसा अवार्ड था जो पहला गैलेंट्री अवार्ड था, इसीलिए इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गैलेंट्री। इसीलिए अब उनके लिए भारत रत्न मांग रहे हैं। आज हम बोलते हैं कि चूंकि उन्होंने मुकुट दिया आपको, तो मुकुट देने वाले से बड़ा आदमी कौन हो सकता है, तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। उसके लिए हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जो अब आपको उसके बारे में बहुत बताएंगे। तो धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत हमें जनरल जावाल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है। इन्होंने हमें काफ़ी अच्छी फैक्ट्स फिगर्स बताई, जो ये आई विटनेस है, ये कोई किताब में लिखी हुई बात नहीं बताई या किसी की सुनी हुई बात नहीं बताई। दिस इज नॉट अ ओरल हिस्ट्री,
दिस इज एन आई विटनेस अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन 1947। तो मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इसमें ज़्यादा रिसर्च करना चाहेंगे और बहुत आगे देखना चाहेंगे। और स्पेशली डोगरा जो सिटीजन्स हैं वो अपनी हेरिटेज को पहचाने कि आपके पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियाँ दे के इसको सेटअप किया है, और इसके बाद आज से इनको प्रिजर्व करना आप लोगों की ड्यूटी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका आने का बहुत थैंक यू, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।